नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 29 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। बस देखो, पॉलिटी की क्लासेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई और उम्मीद है कि नए साल में फिर हम सुबह ही एडिटोरियल डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और नए साल में भी अब सिर्फ 2 दिनों का समय बाकी है। 30 तारीख, 31 तारीख, 2 तारीख बाकी हैं। खैर, आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, शशि थरूर का आर्टिकल है हमारे देश में रिसर्च डेफिसिट से संबंधित, रिसर्च डेफिसिट। फिर दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया ईरान रिलेशंस। और तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया की RCEP स्ट्रेटजी से संबंधित। तो तीनों आर्टिकल्स तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया में रिसर्च डेफिसिट से संबंधित है। शशि थरूर के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है और अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में देखो, हम ये सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। अभी हमारा एम्बिशन क्या है, लेकिन रियलिटी क्या है, दोनों के बीच में क्या पैराडॉक्स है। कुछ रिसर्च संबंधित डेटा हम डिस्कस करेंगे। और चाइना की जो हुआई कंपनी है ना, वो आपको एक हैरानी वाली फिगर देगी, वो आपको शौक दे देगी, सोचने को मजबूर कर देगी। रिसर्च में स्ट्रक्चरल फ्लॉज क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में सॉल्यूशन भी शशि थरूर देते हैं। सबसे पहले शशि थरूर जो है वो ये बोलते हैं, मतलब वो शुरू में तो घिसी पिटी बातें हैं कि R&D जो है वो फ्यूचर की करेंसी है। आज अगर हम R&D में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके फ्रूट्स हमें कल प्राप्त होंगे। और हमारे पास देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब यंग पॉपुलेशन है हमारे पास में जो काम कर सकती है। और देश की इकोनॉमी जो है यंग पॉपुलेशन के कारण ग्रो कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इनोवेशन के क्षेत्र में हम कहां पे खड़े हैं। कहां पे खड़े हैं इनोवेशन के क्षेत्र में हम? आप डेटा देखिए। देखो, हमारी जो पॉपुलेशन है ना, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की कितनी है? 17.5% है। मतलब दुनिया के लगभग 1/5 जो दिमाग है ना वो हमारे देश में है। लेकिन बावजूद इसके ग्लोबल रिसर्च आउटपुट में हमारा शेयर कितना है? ग्लोबल रिसर्च आउटपुट में हमारा शेयर है सिर्फ 3%। कितना? सिर्फ 3%। आप ना सोचिए इसके बारे में। क्वांटिटी बहुत है हमारे देश में, लेकिन क्वालिटी आउटपुट जो है मिसिंग है। पेटेंट तो आप सबको पता होता है। पेटेंट क्या है इसका मतलब आप सबको पता है ना, कि मतलब एक आइडिया पे आपका अधिकार। एक आइडिया पे आपका अधिकार। आप जैसे कोई ड्रग बनाते हो, नई ड्रग आपने बना ली, तो 20 सालों के लिए फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको मोनोपोली मिल जाती है कि आप ही सिर्फ ये ड्रग बना के बेचिए, ताकि आपने मेहनत करके रिसर्च करके जो ड्रग बनाई है उसका पैसा आप वसूल सको। इसलिए मोनोपोली दे दी जाती है 20 सालों तक, 15 सालों तक। तो WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि 2023 में ना इंडिया ने 64,480 जो पेटेंट्स हैं वो फाइल किए। अब वैसे देखो ग्रोथ अच्छी है पिछले साल के कंपैरिजन में 15.7% की। लेकिन अब ग्लोबल कंटेक्स्ट देखो, दुनिया में ना, पूरी दुनिया में 3.55 मिलियन एप्लीकेशंस आई और इंडिया से कितनी एप्लीकेशंस आई? सिर्फ 1.8%। सिर्फ 1.8%। टोटल जितनी पेटेंट की एप्लीकेशंस आई ना, इंडिया से आई सिर्फ 1.8%। तो इंडिया देखो इंप्रूव कर रहा है, लेकिन बहुत धीरे। बाकी दुनिया भाग रही है और इंडिया चलना सीख रहा है। इंडिया रेंग रहा है, चलना भी नहीं सीख रहा है। तो राइटर कंपैरिजन में बोलते भी हैं कि देखो 10 लाख लोगों में कितने नए आइडियाज आ रहे हैं। अगर ये इसका आप इंडेक्स निकालोगे ना, तो इंडिया 47वें नंबर पे है कि पर 10 लाख कितने आइडियाज आ रहे हैं। तो इनोवेशन अभी भी देखो इंडिया में ना मास मूवमेंट नहीं बना है। जो भी देशों ने ग्रो किया है ना, देखो वो इनोवेशन की सहायता से ग्रो किया है। जितने भी देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इनोवेशन हुई, टेक्नोलॉजी आई, तभी वो ग्रो किए हैं। सॉरी, तभी वो ग्रो किए हैं। समझ गए? अब देखो, राइटर बोलते हैं इंडिया ना अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.6 से लेकर 0.7% जो है वो रिसर्च पे खर्च करता है। लेकिन ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें तो चाइना जो है 2.4% ऑफ जीडीपी खर्च कर रहा है किस पे? इनोवेशन पे, रिसर्च पे। यूएसए अपनी जीडीपी का 3.5% खर्च कर रहा है R&D पे। चाइना तो अपनी
जीडीपी का 5.4% रिसर्च पे खर्च करता है, तो इंडिया सिर्फ 0.6 से लेके 0.7% के बीच में। लेकिन अब एक जो बात है ना, उसको सुन के तो आप हिल जाओगे। हुवई कंपनी है चाइना की, टेलीकॉम कंपनी है। 2023 में ना चाइना की हुवई कंपनी ने अकेले रिसर्च में $23.4 बिलियन खर्च कर दिए। भाई, इतना तो इंडिया की टोटल R&D स्पेंडिंग नहीं है, पब्लिक प्लस प्राइवेट मिला के। मतलब चाइना की एक कंपनी ने रिसर्च पे इतना खर्च कर दिया, इंडिया में सब ने मिला के उतना खर्च नहीं किया, सरकार ने और प्राइवेट कंपनीज ने। तो आप बताओ, चाइना में इनोवेशन क्यों नहीं आएगा? चाइना यूएस से आगे क्यों नहीं निकलेगा? आप बताओ, समझ गए? अब राइटर एक चीज ये बोलते हैं कि देखो, दिक्कत ये है दूसरे देशों में ना प्राइवेट कंपनीज ज्यादा खर्च करती हैं रिसर्च पे। 65 से 70% जो खर्च होता है दूसरी कंपनीज से, मतलब दूसरे देशों में प्राइवेट कंपनीज 65 से 70% रिसर्च पे खर्च करती हैं, बाकी गवर्नमेंट खर्च करती हैं। लेकिन हमारे देश में ना सरकार खर्च करती है रिसर्च पे 63.6% और प्राइवेट कंपनीज सिर्फ 36.4%। तो मतलब हमारे जो बिजनेसमैन है ना, वो क्या है? वो रिस्क एवर्स हैं, वो रिस्क एवर्स हैं, रिस्क एपिटाइट नहीं है उनके अंदर। वो यूं सोचते हैं कि नया क्या बनाना यार, बाहर से लाइसेंस ले लेते हैं। लेकिन देखो, जब तक वो इनोवेशन नहीं लाएंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा, पिछलगू बन के रह जाएगा। हमें डिसरप्टिव इनोवेशन लानी होगी, छोटे मोटे इंप्रूवमेंट से काम नहीं चलेगा। ये सेठ जी वाला माइंडसेट जो है कि हाँ भाई इनोवेशन में ज्यादा खर्चा आएगा, वो सेठ जी वाला माइंडसेट अपने को छोड़ना पड़ेगा। और फिर एक चीज जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, जो नारायण मूर्ति ने भी बोली थी 10 साल पहले, देखो हमारी इंडस्ट्रीज और हमारी इंडस्ट्रीज आपस में बात ही नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होती है, लेकिन वो किताबी रिसर्च होती है, किताबी रिसर्च जो इंडस्ट्रीज के किसी काम की नहीं है। इंडस्ट्रीज को चाहिए प्रैक्टिकल रिसर्च, मतलब मार्केट में सीधा इंप्लीमेंट जिसे किया जा सके वैसी रिसर्च चाहिए इंडस्ट्रीज को। इसे कहते हैं साइलो मेंटेलिटी, मतलब आपस में दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं। यूएसए में देखो जो कंपनीज है ना, वो यूनिवर्सिटीज के पास जाती हैं, स्टूडेंट्स को पैसा देती हैं, ग्रांट्स देती हैं कि ये लो पैसा बच्चों, ये लो पैसा, इस आइडिया का मार्केट प्रोडक्ट हमें बना के दिखाओ। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता है, इंडिया में ये कल्चर जीरो है। फिर एक टर्म है वैल्यू ऑफ डेथ, मतलब देखो रिसर्च लैब से मार्केट का सफर, रिसर्च लैब से मार्केट का सफर। अब रिसर्च लैब से कोई आइडिया मार्केट तक जाता है ना, तो बीच में आती है एक खाई। वो खाई क्या है? वो खाई है फंडिंग की, वो खाई है लगातार सपोर्ट की। और ज्यादातर इंडियन आइडियाज जो है ना, इस वैल्यू ऑफ डेथ में गायब हो जाते हैं। उन आइडियाज को फंडिंग नहीं मिल पाती, उन आइडियाज को सपोर्ट नहीं मिल पाता। फिर प्रॉब्लम आती है ब्रेन ड्रेन की। देखो हम पीएचडीज तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी निकाल रहे हैं। लेकिन देखो पीएचडी में और इंजीनियरिंग में जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं ना, बिल्कुल बढ़िया वाले बेस्ट टैलेंट, वो तो चला जाता है यूएस से यूरोप। क्यों? बात सिर्फ देखो अच्छी सैलरी की नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सैलरी के लिए जाते हैं। कई बार उनका कहना है कि हमारे देश में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जबकि यूएसए में, यूरोप में रिसर्च करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है, वहां साइंटिस्ट की इज्जत है। यहां हमारे देश में लैब्स में इक्विपमेंट्स नहीं है, इज्जत नहीं है साइंटिस्ट की। और देखो सरकारी फंडिंग का तो हाल पूरा बुरा है, प्रोजेक्ट अप्रूव होने में ना महीनों लग जाते हैं, फंड्स बिल्कुल टुकड़ों में आते हैं। आप एक बात बताओ, रिसर्च जो है वो क्या टुकड़ों में चलती है क्या? कि हाँ भाई थोड़ा फंड आया, थोड़ी रिसर्च हो गई, अब अगला फंड का टुकड़ा आएगा तो रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। आप बताओ, साइंस को आप फंड की फाइल्स में बांध सकते हो क्या? नहीं बांध सकते ना। तो लास्ट में देखो जो शशि थरूर है ना, वो क्लियर रोड मैप देते हैं कैसे सिचुएशन को सुधारना है। सबसे पहले तो ना अगले 5 से 7 सालों में ना हमें हमारी जीडीपी का ना कम से कम 2% R&D पे खर्च करना पड़ेगा, और ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, खर्च करना ही पड़े। सरकार को टैक्स इंसेंटिव देने चाहिए प्राइवेट कंपनीज को, कि प्राइवेट कंपनीज का जो कंट्रीब्यूशन है रिसर्च में
कम से कम 50% तक जाए। ये पहली चीज है। फिर दूसरी चीज राइटर ये बोलते हैं, अपने को देखो नेशनल मिशंस लॉन्च करने पड़ेंगे। सारे सेक्टर्स पे सरकार को फोकस नहीं करना चाहिए, कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स सरकार पकड़े, जैसे सेमीकंडक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ग्रीन एनर्जी है, और इन सेक्टर्स पे सरकार दबा के फंडिंग दे रिसर्च करने के लिए, दबा के, जबरदस्त दबा के। तो मतलब क्योंकि देखो ये सिर्फ सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमी का मामला नहीं है, ये सिक्योरिटी का भी मामला है। कल को इन क्रिटिकल चीजों के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाएंगे तो इंडिया की सिक्योरिटी का क्या हाल होगा, आपको भी पता है। तीसरा सॉल्यूशन राइटर बोलते हैं, आप देखो यूनिवर्सिटीज को ना सिर्फ टीचिंग की दुकान मत बनाओ कि यूनिवर्सिटीज में सिर्फ टीचिंग होती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यूनिवर्सिटीज को आप सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाओ। मतलब जो पीएचडी के प्रोग्राम्स है वहां पे आप फंडिंग बढ़ाओ, आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड चेयर्स बनाओ वहां पे। मतलब प्रोफेसर की सैलरी का एक हिस्सा कंपनी दे, ताकि प्रोफेसर जो हैं वो इंडस्ट्री के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से रिसर्च करें। समझ रहे हो? यानी कंपनी, अगर प्रोफेसर की सैलरी 2 लाख है ना, तो 1 लाख एक्स्ट्रा कंपनी की तरफ से आ जाए, ताकि वो जो प्रोफेसर है ना वो कंपनी के लिए रिसर्च करें कि हाँ भाई कंपनी को इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, तो मैं वो उसको मार्केट रेडी प्रोडक्ट बना के देता हूं। आइडियाज तो बढ़िया हैं थरूर जी के। आईपी कल्चर, मतलब देखो पेटेंट फाइल करना ना इंडिया को आसान बनाना होगा। अभी ना पेटेंट के बारे में अवेयरनेस कम है, और अगर कोई प्रोफेसर पेटेंट बनाए और बाद में वो पेटेंट काम करता है, उस आइडिया को कोई यूज करता है, तो उस पेटेंट से होने वाले फायदा का हिस्सा प्रोफेसर्स को भी मिलना चाहिए, ताकि हेल्दी कंपटीशन पैदा हो। समझ गए? मतलब प्रोफेसर ने पेटेंट फाइल किया, अब बाद में उस पेटेंट का कोई यूज करता है, मार्केट रेडी प्रोडक्ट बनाता है, तो फिर प्रोफेसर को भी हिस्सा मिलना चाहिए। इंसेंटिव दो ना यार, तभी तो इनोवेशन आएगी। फिर लास्ट में कंक्लूजन में राइटर क्या बोलते हैं? लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो विकसित भारत की हम बात करते हैं, लेकिन विकसित भारत जो है ना वो एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है कि 100 मीटर की रेस है और विकसित भारत बन गया। अगर देखो चाइना की एक कंपनी हमारे पूरे देश से ज्यादा दम लगा रही है रिसर्च में, तो हमें देखो युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे अपने देश को आगे ले जाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया ईरान रिलेशंस से संबंधित है। अब चूंकि देखो ये आर्टिकल जो है ईरान के जो एम्बेसडर हैं भारत में, मोहम्मद फताली, उनके द्वारा लिखा गया है, तो जाहिर तौर पे देखो वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे इस आर्टिकल में। सबसे पहले वो ये कहते हैं, इंडिया और ईरान दोनों के बीच में जो रिलेशंस है ना, देखो वो कोई नॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक प्रकार से ना 2 बॉडीज में एक आत्मा के समान है। ज्यादा ही फेंक दिया ऐसा लगता है। आपने सोच के देखिए, हजारों साल पहले एक कॉमन ग्रुप हुआ करता था, इंडो ईरानियन। ये लोग ना इंडो ईरानियन देखो एक ही लैंग्वेज बोलते थे और इनके बिलीफ भी सेम थे, लेकिन फिर होता है माइग्रेशन। एक ग्रुप ना ईरानियन प्लेट्यू पे जाके बस गया और दूसरा ग्रुप आगे बढ़कर इंडस और गंगा नदी के प्लेन्स में आकर बस गया। तो यहीं पर इंडियंस और ईरानियंस अलग हो गए। वैसे एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हो इंडिया ईरान रिलेशंस में। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है क्या? इसका सबसे बड़ा प्रूफ है लिटरेचर। मतलब इस चीज का लिटरेचर में भी प्रमाण मिलता है कि कैसे इंडो ईरानियन पहले सेम हुआ करते थे, लेकिन बस एक ग्रुप ईरानियन प्लेट्यू पे बस गया और एक आगे जाके गंगा और इंडस के प्लेन्स में बस गया, दोनों अलग अलग हो गए। ईरान की ना एक पवित्र बुक है जिसका नाम है अवेस्टा। अवेस्टा बुक है, इसमें सबूत मिलता है इस चीज का। और भारत में जो 4 वेद में से एक है ना ऋग्वेद, वहां पर भी इस चीज का एविडेंस मिलता है कि इस प्रकार से इंडो ईरानियन पहले एक ही ग्रुप था। स्कॉलर्स मानते हैं दोनों में ना जबरदस्त सिमिलरिटीज हैं। जैसे देखो राइटर कहते हैं, जो हम संस्कृत में सोमा कहते हैं ना, अवेस्टा में उसे हम हौमा कहते हैं। जो यहां पे सिंधु है वहां पे हिंदू बना। तो ये जो लैंग्वेज का कनेक्शन है ना, ये प्रूफ है कि हमारा जो ओरिजिन है ना वो सेम है।
फिर आता है मेडिवल पीरियड। अब मेडिवल पीरियड में ना इंडिया ने पर्शियन लैंग्वेज को गले लगाया। मुगल कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी? मुगलों की कोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन थी। सिर्फ लैंग्वेज नहीं, बल्कि देखो ये जो पर्शियन थी ना, ये आर्ट और डिप्लोमेसी का भी मीडियम बन गई थी उस समय। एक टर्म राइटर के द्वारा यहां पे इस्तेमाल की जाती है, सबक ए हिंदी। सबक ए हिंदी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है पर्शियन पोइट्री का इंडियन स्टाइल। पर्शियन पोइट्री का इंडियन स्टाइल मतलब पर्शियन लैंग्वेज में जो कविताएं वगैरह लिखी जाती है ना, उसका इंडियन स्टाइल। ये इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि देखो बहुत सारे जो कवि पर्शियन कवि थे वो भारत में आए और यहां पे आके ना उन्होंने अपने स्टाइल को इंडिया के स्टाइल से मिक्स कर दिया और एक नया स्टाइल बन गया। जैसे एक पर्सनैलिटी का भी यहां पे जिक्र किया जाता है, नाम है मिर्जा बेदिल दहलवी। अब देखो ये ना वैसे ही हैं जैसे इंग्लिश के लिए शेक्सपियर है ना, तो इनकी भी ना पर्शियन लैंग्वेज में पोइट्री वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस रही। और राइटर बोलते हैं इनकी पोइट्री ने ना दोनों कल्चर को मिक्स कर दिया, इंडियन कल्चर को और ईरानियन कल्चर को, दोनों को मिक्स कर दिया था मिर्जा बेदिल दहलवी की पोइट्री ने। राइटर बोलते हैं देखो ये सारी तो हमने अच्छी अच्छी बातें डिस्कस कर ली। इतिहास इंपॉर्टेंट है, इतिहास हमें बहुत कुछ याद दिलाता है, लेकिन इतिहास से सिर्फ काम नहीं चलता है। तो राइटर बोलते हैं सिर्फ नोस्टाल्जिया से बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं होते। पुरानी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन पेट भरने के लिए हमें व्यापार चाहिए। दुनिया देखो बदल रही है। अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है, पहले यूएस सेंट्रिक हुआ करता था, लेकिन अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो मल्टीपोलर हो रहा है। मतलब अकेला यूएस का राज नहीं है पूरी दुनिया में। तो ऐसी सिचुएशन में जब वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर बन रहा है, कई सारी ताकतें उभर रही हैं, उस सिचुएशन में देखो इंडिया और ईरान जो हैं वो नेचुरल पार्टनर्स हैं। इंडिया और ईरान क्या हैं? नेचुरल पार्टनर्स हैं। कैसे नेचुरल पार्टनर्स हैं आप बेसिक समझो। सबसे पहले आप एनर्जी की बात कर लीजिए। इंडिया देखो दुनिया की ना फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, और हमें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? जाहिर तौर पे फ्यूल चाहिए। हमारे इंडस्ट्री का इंजन देखो किससे चलता है? तेल से चलता है, गैस से चलता है। और ईरान के पास में क्या है? ईरान के पास में तेल है, ईरान के पास में गैस है। तो इस प्रकार से ये ना परफेक्ट सप्लाई डिमांड का मैच है। उनके पास में सप्लाई है, हमारे पास में डिमांड है। ईरान ऑयल बेचता है, इंडिया खरीदना चाहता है। प्रॉब्लम एक चीज की है बस, प्रॉब्लम है सैंक्शंस की। यूएसए जो सैंक्शंस लगा के रखता है ना, सिर्फ इस चीज की दिक्कत है, जिसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल के एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है कनेक्टिविटी। वो क्या है? वो है कनेक्टिविटी। एम्बेसडर ने ना दो चीजों पे यहां पे फोकस किया कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। एक तो देखो छबार पोर्ट, एक छबार पोर्ट, और दूसरा INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब देखो छबार पोर्ट जो है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना ये ईरान के साउथ ईस्ट कोस्ट पे है। ये ईरान के साउथ ईस्ट कोस्ट पे है। ये इंडिया को ना डायरेक्ट एक्सेस देता है। छबार पोर्ट से मतलब इंडिया से, मुंबई से फॉर एग्जांपल शिप जाते हैं ईरान के छबार पोर्ट पर, और ईरान के छबार पोर्ट से शिप जाते हैं, शिप नहीं मतलब फिर रेल के माध्यम से या फिर रोड के माध्यम से। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये मुंबई से गया छबार पोर्ट में सामान, और ईरान के छबार पोर्ट से फिर सामान जाता है अफगानिस्तान में भी और सेंट्रल एशिया में भी। मतलब छबार पोर्ट से इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिलती है अफगानिस्तान में भी और सेंट्रल एशिया में भी। सबसे बड़ी बात, इंडिया ना छबार पोर्ट का यूज करके पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। पाकिस्तान के थ्रू फिर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम अफगानिस्तान को एक्सेस कर सकते हैं ईरान के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान देखो हमें रास्ता देता ही नहीं है। तो इसलिए ये छबार पोर्ट जो है वो इंडिया का एक प्रकार से ना स्ट्रेटेजिक गेटवे है। क्या है? स्ट्रेटेजिक गेटवे है। अब इसके बाद बात करें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की।
ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप ये मैप देखो, अभी जैसे मुंबई से सामान जाता है तो कितना घूम के जाता है, नीले वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये नीले वाली लाइन। लेकिन ये जो लाल लाइन आपको दिख रही है ना, ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ईरान के छबार पोर्ट, या फिर छबार मत मानो, ये बंदर अब्बास है, बंदर अब्बास पोर्ट है ये। तो ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से सीधा जो सामान जाता है वो सेंट्रल एशिया से होते हुए फिर रशिया जा सकता है आगे। मतलब ये जो लंबा स्वेज कैनल वाला जो रास्ता है वो अवॉइड किया जा सकता है इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की सहायता से। इंडिया से सामान ईरान में, ईरान से रशिया में, फिर यूरोप में। मतलब स्वेज कैनल से अगर हम सामान भेजते हैं ना, तो उससे 40% टाइम सेव होता है एज कंपेरिजन टू जब हम ये लाल वाले रास्ते से सामान भेजते हैं, ये डायरेक्ट है। और 30% फ्यूल भी बचता है, सस्ता है। और दूसरा देखो, ये रेड सी वाला ये रीजन जो है, मतलब स्वेज कैनल से सामान भेजते हैं तो यहां पे हौथी रिबल्स अटैक कर देते हैं और रिस्की है ये रूट आज के समय में। लेकिन अगर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से सामान भेजेंगे तो ये रिलायबल अल्टरनेटिव बन जाएगा। फिर इसके बाद बात होती है सिक्योरिटी की। देखो, बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, इंडिया और ईरान के बीच में जो सिक्योरिटी है वो भी प्रायोरिटी है। क्योंकि देखो, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया दोनों जगह देखो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का जो खतरा है काफी ज्यादा है। अफगानिस्तान की सिचुएशन तो देखो हम सब जानते हैं, मतलब तालिबान वहां पे सत्ता में आ चुका है, तो डोमेस्टिक सिक्योरिटी तो बड़ी है अफगानिस्तान में, लेकिन फिर भी चैलेंज है कि इस्लामिक स्टेट और दूसरे जो आतंकी संगठन है वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ना इंडिया और ईरान के बीच में ना इंटेलिजेंस शेयरिंग जब बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज ना ज्यादा दिखती नहीं है, लेकिन ये रिश्ते की ना फाउंडेशन है इंडिया और ईरान के बीच में, क्योंकि दोनों को चैलेंज है, अफगानिस्तान से चैलेंज है। इवन पाकिस्तान के रिलेशन भी ईरान के साथ में कोई खास अच्छे हैं नहीं। फिर एम्बेसडर एक बात बोलते हैं जो कि चैलेंज है इंडिया ईरान रिलेशन में, वो है थर्ड पार्टी प्रेशर। समझ रहे हो? सीधा मतलब है यूएस सैंक्शंस। यूएस के सैंक्शंस की वजह से ना इंडिया और ईरान का जो ट्रेड है ना वो सफर करता है, पेमेंट करना मुश्किल हो जाता है, डॉलर यूज नहीं कर सकते। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं कि हमें ना लोकल करेंसीज में ट्रेड करना चाहिए। मतलब रुपी और रियाल ट्रेड मैकेनिज्म हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए। हमें ना फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे बनाने होंगे, देखो, जो वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना हो, उनसे इंडिपेंडेंट हो, ताकि हम ना हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी है उसे मेंटेन कर सकें। समझ गए? फिर लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, इसके बाद देखो ईरान के एम्बेसडर ना एक अच्छी बात ये बोलते हैं, देखो रिश्ता जो है ना, हम भी नहीं चाहते कि सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिश्ता हो कि हम तेल बेच रहे हैं आप लोग खरीद रहे हो। हम चाहते हैं कि देखो एंशियंट सिविलाइजेशन में इतना बढ़िया रिश्ता था, अभी भी कितना बढ़िया स्कोप है, मतलब कोऑपरेशन का। आईटी एंड नॉलेज इंडस्ट्री में आपस में बहुत स्कोप है। इंडिया ग्लोबल लीडर है आईटी इंडस्ट्री में, नॉलेज इंडस्ट्री में, और इंडिया जो है ईरान की हेल्प कर सकता है इस मामले में। फिर देखो ईरान ने भी काफी तरक्की की है स्टेम सेल रिसर्च के मामले में और बायोटेक्नोलॉजी के मामले में ना। सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने काफी तरक्की की है नैनोटेक में, मेडिकल साइंस में, यहां पे स्कोप है। फिर देखो टूरिज्म एंड एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने के लिए जा सकते हैं, ईरान के स्टूडेंट्स इंडिया में आ सकते हैं, ईरान के लोग इंडिया में घूमने के लिए आ सकते हैं, इंडिया के लोग ईरान में घूमने के लिए जा सकते हैं। तो इन एरियाज में अगर हम साथ आते हैं तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रोंग होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया ईरान रिलेशंस से संबंधित। कंटेक्स्ट देखो ये था, 75 साल पूरे हो गए इंडिया ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने ये जो आर्टिकल है वो लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया की ना RCEP माइनस चाइना स्ट्रेटेजी से है। RCEP माइनस चाइना अपना सिलेबस में GS पेपर 2 IR से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। अभी कंटेक्स्ट क्या है, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, RCEP क्या है,
और क्यों इंडिया ने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया 2019 में, रीजंस, और बाद में अभी क्या स्टेटस है, इंडिया ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई ज्वाइन ना करने के बाद में, सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट की बात करते हैं। अभी देखो हाल ही में ना 22 दिसंबर 2025 को ना इंडिया और न्यूजीलैंड ने ना एफटीए फाइनलाइज कर लिया, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब यह है कि आरसीईपी ग्रुप में जितने भी देश थे ना, कौन कौन से देश थे आरसीईपी में? आसियान के 10 देश थे, इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, प्लस में चाइना, प्लस में न्यूजीलैंड, प्लस में ऑस्ट्रेलिया और 16वां इंडिया। ये 16 देश थे इस आरसीईपी ग्रुप में। तो अब ना एन मौके पे 2019 में जब ये एग्रीमेंट साइन होने वाला था ना, तो उससे पहले ना इंडिया इस एग्रीमेंट से बाहर आ गया था। क्यों बाहर आ गया था अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले पूरा कंटेक्स्ट समझिए, तस्वीर समझिए कि ना आरसीईपी के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं ना, सबके साथ इंडिया ने ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कोई ना कोई डील साइन कर ली है, सिवाय चाइना को छोड़ के। ये ना बहुत बड़ी इंडिया की डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक जीत है। ये तो वही बात हो गई, इंडिया ने केक भी खा लिया और कैलोरीज वगैरह भी कंज्यूम नहीं की, मतलब स्वीटनर वाला केक था, जीरो शुगर वाला केक था। मार्केट एक्सेस भी इंडिया को मिल गई और चाइना का रिस्क भी इंडिया ने नहीं लिया। आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, स्टोरी बताओ आप बढ़िया से। जी हां, बढ़िया से स्टोरी आपको बताता हूं। नवंबर 2019 का समय था, बैंकॉक में मीटिंग थी, थाईलैंड के बैंकॉक में मीटिंग थी, और 16 देशों के बीच में, जिसमें 10 आसियान कंट्री, 5 ये पार्टनर कंट्री ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, चाइना, और 16वां इंडिया था। इन 16 देशों के बीच में 2019 नवंबर ने बैंकॉक में एक एग्रीमेंट साइन होने वाला था। अगर वो साइन हो जाता तो इन 16 के 16 देश में आपस में फ्री ट्रेड होता, मतलब बिना टैरिफ के ट्रेड होता। लेकिन देखो प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय एक बात बोली थी कि आरसीईपी की जो प्रेजेंट फॉर्म है, आरसीईपी का जो ड्राफ्ट है, वो हमें सूट नहीं कर रहा है, वो बेसिक स्पिरिट को नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंडिया के कंसर्न्स एड्रेस नहीं हुए हैं, मतलब इसलिए हम इस एग्रीमेंट से बाहर आ रहे हैं। तो एन मौके पे बाकी 15 देशों ने इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया था, लेकिन इंडिया ने नहीं किया था। एन मौके पे इंडिया पीछे हट गया था। असल में रीजन ये था, हमारे जो किसान थे और फैक्ट्री ओनर थे वो डरे हुए थे। डरे हुए इसलिए थे क्योंकि अगर आरसीईपी इंडिया ने साइन कर लिया तो 16 देशों के बीच में फ्री ट्रेड होगा और चाइना का भी सस्ता माल जो है बिना टैरिफ के हमारे देश में आ जाएगा, डंपिंग कर देगा चाइना अपना माल इंडिया में डंप कर देगा, चाइनीज माल की बाढ़ आ जाएगी इंडिया में। तो इस वजह से हमारे देश के फैक्ट्री ओनर्स और हमारे देश के जो किसान थे वो डरे हुए थे। इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट होता है इंपोर्ट डंपिंग। इंपोर्ट डंपिंग क्या होता है? इंपोर्ट डंपिंग मतलब जैसे देखो आरसीईपी साइन हो जाता मान लो, तो फिर देखो चाइना ना अपने माल को ना डोमेस्टिक मार्केट से भी सस्ता करके इंडिया से भेज देता। फॉर एग्जांपल एक 10 रुपए का पेन जो चाइना में 10 का बिक रहा है ना, चाइना सेम पेन को इंडिया में 8 रुपए का बेच देता सब्सिडी देके, ताकि इंडियन फैक्ट्री ओनर्स को खत्म किया जा सके, और इंडिया कुछ कर भी नहीं पाता। इंडियन इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाती अगर इंडिया ने आरसीईपी साइन किया होता तो, क्योंकि चाइना देखो मैन्युफैक्चरिंग में ना हमसे बहुत आगे है, हम चाइना से बहुत ज्यादा पीछे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, हम उसके आसपास भी नहीं है। अगर हमने आरसीईपी साइन कर लिया होता तो इंडिया की चाइनीज इंजीनियरिंग और बहुत सारी जो एमएसएमईज थी वो बंद हो जाती, बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती। और देखो कुछ एक्सपर्ट्स बोलेंगे कि चाइना के साथ में अभी एपीटीए तो है, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट तो है, क्या इससे इंडस्ट्रीज खत्म नहीं हो रही है इंडिया की? लेकिन राइटर बोलते हैं जो ये एपीटीए है ना, ये सिर्फ कुछ ही आइटम्स पे टैरिफ को कम करता है, बहुत कम आइटम्स पे। वैसे देखो जब आरसीईपी साइन होना था ना,
तब भी देखो इस बात पे लेके तो डिस्कशन हो रही थी कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन कर दिया जाए कि चाइना का जो माल है वो इंडिया में ना जाए जीरो टैरिफ पे। तो देखो इंडिया के एक्सपर्ट ने ये सजेस्ट किया कि भाई एक बार RCEP साइन हो गया ना, तो चाइनीज माल जो है वो डायरेक्ट इंडिया में नहीं आएगा, वो वियतनाम के थ्रू आ जाएगा। मतलब पता कैसे लगेगा ये चाइनीज माल है? रूल ऑफ ओरिजिन को बाईपास करना आसान होता है आज के समय में। चाइनीज माल वियतनाम जाएगा, वहां पे टैग चेंज होगा और फिर वही माल इंडिया में आ जाएगा। इसे बोलते हैं सर्कमवेंशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन। तो इंडिया ने ये रिस्क लिया कि इंडिया ने रिस्क नहीं लिया, इंडिया ने सोचा यार इससे अच्छा तो ये है हम बाहर ही रहते हैं। तो बाहर रह के फिर इंडिया ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? इंडिया ने सोचा देखो ग्रुप में नहीं जाएंगे, सबके साथ में ना 1-on-1 डील करेंगे। इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं बायलेटरल एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं? बायलेटरल एंगेजमेंट। मतलब अब देखो इंडिया का ना आसियान के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे हम बोलते हैं AITIGA। ये 2010 में साइन हुआ था और अभी बात चल रही है इसको रिन्यू करने की। तो आसियान के साथ अभी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें डेफिसिट बढ़ गया है और इसे हम फिर से रीनेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट तो है। फिर देखो साउथ कोरिया और जापान। साउथ कोरिया के साथ में हमने सेपा साइन किया था 2010 में और जापान के साथ में हमने सेपा साइन किया था 2011 में। फिर देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी हमने साइन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने ECTA साइन किया था 2022 दिसंबर में। और न्यूजीलैंड के साथ में अभी हमने साइन कर लिया 22 दिसंबर 2025 को। मतलब सिर्फ न्यूजीलैंड बचा हुआ था। अब हमारे पास में देखो 14 RCEP कंट्रीज की मार्केट का एक्सेस है, लेकिन देखो चाइना का जीरो टैरिफ हम पर लागू नहीं होता। तो ये इस प्रकार से इंडिया ने ना स्मार्टली अपने रिस्क को मैनेज कर लिया। मतलब दरवाजा खुला है दोस्तों के लिए, लेकिन दुश्मन के लिए, फॉर एग्जांपल चाइना के लिए जो रास्ता है वो बंद है। तो देखो अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है, चैलेंजेस भी हैं हमेशा की तरह। आर्टिकल में एक कंसर्न भी बताया गया है कि आसियान के साथ ना हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब हम ना खरीद ज़्यादा रहे हैं और उनको बेच कम रहे हैं। इसलिए सरकार ना अब पुराने एग्रीमेंट्स को ना टाइट कर रही है, यानी रिन्यू कर रही है। एक पॉइंट देखो ये भी है कि जब हमने RCEP को नहीं ज्वाइन किया था ना, तब हमारा काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि इंडिया तो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, एग्रीमेंट ही साइन नहीं कर रहा है। लेकिन अब देखो प्रूव होता है कि इंडिया ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट नहीं था, बस इंडिया चाइना के अगेंस्ट था। तभी तो बाकी जो RCEP के अंदर 14 दूसरी कंट्रीज थी उनके साथ में तो हमने अब 1-to-1 बायलेटरल एग्रीमेंट जो है साइन कर लिया है। तो ये सीधा क्वेश्चन भी इस पे पूछा जा सकता है और आप इस पूरे इंडिया की स्ट्रेटेजी को ना कहीं यूज भी कर सकते हो। और इवन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से रिलेटेड इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है वहां पे भी क्वेश्चन आए तो आप इसको एज ए एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो आपको अटेम्प्ट करना है RCEP से संबंधित। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।